अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम मंजिल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली अशरफ। और मंजिल में आप सक्सेस स्टोरी सुनते हैं और ऐसी लोगों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपनी अपनी जो फील्ड है उसके अंदर ऐसा काम किया होता है जो इसके एक्सपीरियंसेस आपके लिए बड़े बेनिफिशियल हैं। क्योंकि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स सुन रहे होते हैं, घर में पेरेंट्स सुन रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल्स हमारे ब्रेक टाइम में निकलते हैं गाड़ियों में और वो हमारा जो FM 92.6 उसे ट्यून करते हैं, तो उनका अक्सर हमें ये एक रिक्वेस्ट आती है, क्वेश्चन आता है, डिमांड आती है कि आप यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी का रेडियो है, जनरल प्रोग्राम के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम भी किया करें जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो स्टूडेंट की वैल्यू एडिशन पे। और उसमें से जो टॉप ऑफ द लाइन हमें सबसे ज़्यादा क्वेरी आती है वो ये है कि स्कॉलरशिप किस तरह से हासिल किया जाए। तो जो क्योंकि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स बहुत सारे ये डिमांड कर रहे होते हैं, उनके साथ साथ पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा कंसर्न होता है। वो कहते हैं कि ग्रेजुएशन तक तो यहाँ पर बहुत क्वालिटी एजुकेशन है, लेकिन PhD और या फिर वो PhD करने के लिए, या फिर वो कहते हैं कि एक फ़ॉरेन एक्सपोजर लेने के लिए एक फ़ॉरेन डिग्री की भी बहुत ज़रूरत है और अहमियत है। तो इस हवाले से हमने ऐसे समझ लें कि हमने आज स्कॉलरशिप के जिनी को हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दे दिया। स्कॉलरशिप नेटवर्क का नाम आप सब ने सुना होगा। जिसके दिल में भी स्कॉलरशिप की छोटी सी एक ख्वाहिश तमन्ना बेदार है, वो स्कॉलरशिप नेटवर्क का आप कह लें कि मुरीद है, यानी उसको फॉलो करता है। तो स्कॉलरशिप नेटवर्क के रुए रवां डॉक्टर वकार बेग आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू FM 92.6। जी, थैंक यू सो मच अली फॉर दिस वार्म वेलकम और इंट्रोडक्शन के लिए। और मुझे बड़ी डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है आपको UCP में आके? आप तो वैसे हमारे हमसाई हैं, लेकिन आप आए हैं आज फॉर्मली यहाँ पे, तो हाउ यू आर फीलिंग अबाउट? ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं बल्कि यहाँ अभी आपके स्टूडियो में आया हूँ तो बड़ा अच्छा यहाँ इन्वायरमेंट है और बड़ा बेहतरीन लग रहा है। बिल्कुल इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। यू नो, यू आर नॉट गिविंग द इंटरव्यू एवरी डे, तो बिल्कुल ये का एक बड़ा थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हम स्कॉलरशिप कैसे लेना है, स्कॉलरशिप मिलते हैं नहीं मिलते, स्कॉलरशिप की फील्ड्स क्या हैं, इनके ऊपर तो हम बहुत बात करेंगे, सारा प्रोग्राम हम बात करते रहेंगे। आप बताएं थोड़ा अपने बारे में कि कहाँ के आप बेसिकली रहने वाले हैं, इब्तदाई तालीम आपने कहाँ पे हासिल की? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन करा, मेरा नाम वकार बेग है और लोग मुझे ज़्यादातर जो हमारा ग्रुप है फेसबुक पर स्कॉलरशिप नेटवर्क, उसके हवाले से जानते हैं जी। मैंने मुल्तान में बिल्कुल मैं पैदा हुआ और वहीं मेरी तालीम है, कॉलेज से, मुल्तान गवर्नमेंट कॉलेज से, और इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी से। फिर इसके बाद कुछ अर्सा इधर उधर जॉब्स की और फिर वो भी ज़माना देखा जॉबलेसनेस का भी, और सम ऑफ द की इंडिकेटर था फॉर दिस थिंग कि मैं ये काम स्टार्ट करूं। और फिर इसके बाद स्कॉलरशिप मिला, मैं साउथ कोरिया गया, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया, और उसके बाद आगे PhD की अपॉर्चुनिटी मिली मुझे यूरोप में फ्रॉम हॉलैंड और इटली से। और उसके बाद आजकल मैं सर्व कर रहा हूँ फास्ट फैसलाबाद में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और इसके अलावा मैं सर्व करता हूँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, बच्चों को स्कॉलरशिप्स के लिए। जी, जैसा कि मैंने भी अपने इंट्रो में बताया और आपने भी बताया कि स्कॉलरशिप नेटवर्क की आपकी पहचान बन गई। आप बहुत सारे काम करते हैं, आप प्रोफेशनल टीचर भी हैं, और आप इसके अलावा आपकी अपनी जो फील्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें भी आपकी सर्विसेज होंगी। लेकिन स्कॉलरशिप नेटवर्क एक ऐसा काम है जो कि कम्युनिटी सर्विस है और बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद भी हुए हैं। तो ये बताएं कि आप एक दिन रात को सोए और सुबह उठ के ख्याल आया कि स्कॉलरशिप का कुछ करना चाहिए, ऐसे स्कॉलरशिप नेटवर्क बना। स्कॉलरशिप नेटवर्क बनने की कहानी क्या है? बिल्कुल जी, इस तरह तो नहीं है कि रात को सोए और एकदम ख्वाब आया। ऑब्वियसली ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके लिए काफ़ी टाइम लगता है। ये इसी तरह था कि अच्छा, ख्वाब देखने पड़ते हैं कि नहीं? ख्वाब तो आते हैं लेकिन अमल ज़रूर करना पड़ता है। ऐसे हमारे जो सामीन ज़्यादातर कहते हैं कि ख्वाब देखते रहे हम, शायद अमल जो है वो खुद ब खुद शर्मिंदा ताबीर खुद हो जाएगा। बिल्कुल, ये आप मेरा एक जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स को होता है उसका भी जवाब दे रहे हैं, जो पूछते हैं कि स्कॉलरशिप मिल जाएगा, तो मैं उन्हें कहता हूँ ख्वाब ना देखें, अमल ज़रूर करें। तो थोड़ा अर्ली मैंने आंसर कर दिया इस सवाल का। लेकिन बिल्कुल जी, काम हम बड़े अरसे से कर रहे थे। मैं स्पेशली याहू ग्रुप
उससे क्या आपका, हाँ सॉरी, यही पूछना मैं चाह रहा था कि क्या वो पहले स्टेप्स थे जिसने स्कॉलरशिप नेटवर्क की आज की शक्ल हमारे सामने लेके आए? जी, मैं भी उसी तरह, जिस तरह मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं बहुत ज़्यादा एजेड हूँ, लेकिन वही ज़माना था जो अक्सर लोग सुन रहे हो। तो जब ऑर्किड आया और ये फेसबुक स्टार्ट हुआ तो हम भी थे, तो बड़ा ज़्यादा टाइम, घर वालों ने कहना टाइम जाएगा, तो हमने कहा यार क्या करें, वैसे ही किसी दोस्त ने अपॉर्चुनिटी भेजी, वो किसी दूसरे को आगे फॉरवर्ड कर दी। तो यही एक इनिशिएटिव था, ऐसे स्टार्ट किया। तो याहू ग्रुप्स पे हम होते थे, याहू ग्रुप पे हम पीसी का ग्रुप था, साथ फेस था, पाक ग्रिड था, उस पर एक्टिव होता था मैं, उस पर हम पोस्ट किया करते थे 2008-9 में, काफ़ी एक्टिव थे। फिर फेसबुक पे हम शिफ्ट हुए, वहाँ ग्रुप्स पे पहले पेज बना था, हमारे साथ एक और वकार भाई होते थे न्यूजीलैंड में, उन्होंने पेज बनाया। मैं किसी और ग्रुप पे काम कर रहा था, उन्होंने देखा हुआ था मेरा याहू ग्रुप पे काम, उन्होंने कहा यार आप हमारे साथ काम करें। तो मैंने कहा यार पेज नहीं हम काम करेंगे, हमने ग्रुप पे काम करना है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमने ग्रुप क्यों बनाया। हम चाहते थे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो पाकिस्तानियों के तक रहे। लोगों ने हमें बहुत ऑफ़र की, बिलीव में आप भी जानते हैं कि ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि लोग ब्लॉग बना बना के कमा रहे हैं लाखों, लेकिन हमने आज तक कभी इसको मोनेटाइज नहीं किया, ना मोनेटाइजेशन है, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। और हमने क्या किया, हमने ग्रुप बनाया कि सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन है वो हमारे तक रहे और पाकिस्तानियों तक पहुँचे, और कंपटीशन जो बने वो सिर्फ पाकिस्तानियों के आपस में हो। तो असल मकसद ये था कि हम आपस में जो कंपटीशन है वो आपस में रखें और लोगों को ना बचे। तो अब इस ग्रुप की जो निशानी यही है कि वो 6 लाख से ऊपर मेंबर है, वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप्स है। हमने क्या करते हैं, हम सिंपल जी ये करते हैं कि हम लोगों को पकड़ते हैं जो बाहर गेम है, उन्हें कहते हैं आओ यार आप हेल्प करो लोगों की, और वो बड़ी खुशी से आते हैं, बखुशी आते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। हम क्या करते हैं, हम उनको कनेक्ट करवाते हैं और उनसे हम आइडिया लेते हैं सारा के सारा, और लोगों को आसान ज़बान में पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। और कई ऐसे प्रोग्राम्स की तरफ फोकस करते हैं जहाँ पाकिस्तानी अभी तक नहीं है, जिस तरह ताइवान है, पाकिस्तान की एम्बेसी नहीं है, पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है ताइवान की, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। एस्टोनिया की एम्बेसी नहीं है, एस्टोनिया में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। सो कई हमारी यूनिक सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो मैं आगे आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो असल मकसद ये है कि लोगों को कनेक्ट करवाया जाए। इट इज़ जस्ट लाइक ऊबर, लेकिन विदाउट मनी। यानी कि अगर हम आपके इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर वन लाइनर इसका है, तो आप बेसिकली जो लोग अचीव कर चुके हैं और जो लोग अचीव करना चाह रहे हैं उनके दरमियान आप एक ब्रिज के तौर पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा वकार भी, मैं आपका ख़ुद क्योंकि फॉलोअर हूँ आपके ग्रुप का, और मैं पिछले 2 साल से, मुझे एक दोस्त ने कहा कि यार अगर आपने स्कॉलरशिप देखनी है, उस पर अथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप ये स्कॉलरशिप नेटवर्क, तो मैंने कहा यार इट वुड बी लाइक एनी अदर ग्रुप। तो मैंने उसे जब देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मुझे बड़ा मज़ा आता है आपकी पोस्ट्स देखने का, और जो लोगों की फिर आप गाहे बगाए कुछ सक्सेस स्टोरीज़ भी अपनी शेयर करते रहते हैं, उसको भी मैं फॉलो करता हूँ और उसको एंजॉय करता हूँ। तो वकार भी ये बताएं कि जो आपकी सारा प्रोसेस क्या है, आप जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं, स्पेसिफिक देते हैं, पर्सनली गाइड करते हैं, ओवरऑल क्या आपका मैकेनिज़्म क्या है? बिल्कुल जी, हमारा मैकेनिज़्म इसी तरह है कि सबसे पहले तो कनेक्ट करवाया जाए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि वो लोग जिन स्कॉलरशिप हासिल कर लिए वो एतमाद हैं, क्योंकि एक चीज़ की मैंने बहुत ज़्यादा कमी देखी है पाकिस्तानी बच्चों में, वो कहते हैं कि यार कोई हमें ये कह दे कि भाई मेरा हो जाएगा, और वो इसी इंतज़ार में बैठे होते हैं। तो हम उन्हें यही कहते हैं कि यार आपको एतमाद नहीं कि जब ये स्टूडेंट जा सकते हैं इतने अच्छे स्कॉलरशिप पे, तो आप क्यों नहीं जा सकते। तो बेसिकली हमारा तो मकसद ये होता है कि वो स्टूडेंट्स आएँ और अपने प्रोसेस के बारे में बताएं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस बड़े कम्प्लेक्स नज़र आते हैं हम उनको बड़ी आसान ज़बान में ट्रांसलेट करते हैं, उनको लोगों के साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा हम ये करते हैं कि जो भी हमें प्रॉब्लम नज़र आए हम डायरेक्टली एक्सेस करें उन प्रोग्राम्स के अंदर, उसका प्रॉब्लम देखें पाकिस्तानियों के हैं। कई प्रोग्राम्स के हम प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, यूरोपियन कुछ प्रोग्राम है एरास्मस स्पेशली, हम उसके प्रॉब्लम देखते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और क्या इश्यूज़ है, हम उनको देखते हैं और वो फिर रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं इन द ग्रुप। तो बेसिकली ये क्या करें, हमने हर प्रॉब्लम को जो भी स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए आता है उसको रिड्यूस करें। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बार बार बात कर रहा हूँ स्कॉलरशिप के बारे में, अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स कहते हैं भाई ये है क्या चीज़। तो बेसिकली ये स्कॉलरशिप जो है ये ना सिर्फ आपके पैसे पे करेगा मुकम्मल तौर पर ट्यूशन फीस के, बल्कि इसके अलावा आपका स्टाइपेंड भी मुकम्मल तौर पर पे करेगा। इट इज़ नॉट कि आप कहें अच्छा जी हमने ट्यूशन फीस में रिडक्शन करवा ली, 10,000 पाउंड फीस है तो 2,000 आपको स्कॉलरशिप मिल गया, 8,000 आपने अभी भी देने, और वो अच्छे खास। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो मैं बात कर रहा हूँ ये इतने ज़्यादा हैं कि आपको ये तो पता लग गया 10-12 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 12-13 साल हो गए हैं, और आप जानते हैं एक्सपीरियंस
बहुत रेयर होगा कि किसी का इतना ज़्यादा हो इस बारे में, और क्योंकि मैं तो रोज़ाना इसके ऊपर ही फोकस करता हूँ। अगर एक बंदा आपको कह रहा है तो बिलीव मी देयर आर सो मेनी स्कॉलरशिप्स, मैं इस पर जितना ही फोकस करूँ कि मैं उसकी तादाद नहीं गिन सकता। ये मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ कि इतने ज़्यादा हैं कि मैं तादाद नहीं, और सारे के सारे फुली फंडेड है कि आप जाएँ, आपके ना सिर्फ खर्चा अपना भी उठाएँ, घर वालों का भी उठाएं। तो कई मुझसे कहते हैं सर अगर हम एक और फैमिली अगर बाहर करना चाहें, मैं कहता हूँ हाँ जी आप उसका भी खर्चा उठा सकते हैं अगर आप बाहर जाएं तो बिल्कुल। पाकिस्तान के मेल स्टूडेंट्स में बड़ी ख्वाहिशात पैदा हो जाती हैं आपकी, और ये ना हो कि हमारे सुनने वाले जो हैं वो मेल स्टूडेंट आपकी इसी बात को ही पकड़ लें कि वहाँ जाना है और एक और फैमिली बनानी है। वैसे आपको कभी इस तरह की भी कोई क्वेरी आई है? क्यूरी नहीं, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या शेयर करूंगा। मैं यूनिवर्सिटी का नाम तो नहीं लूँगा, वहाँ स्टूडेंट बैठे हुए थे और पूरा हॉल भरा हुआ था। मेरे से पहले एक लेक्चर हो रहा था, वहाँ जो साहब आए उन्होंने कहा मैं जर्मनी बच्चों को भिजवाता हूँ, बच्चे खामोश बैठे हुए हैं, इसके अंदर ये होगा। वो बताए थे पैसे मैं लूँगा, वो अच्छे खासे उन्होंने बताए और पम्फलेट तकसीम कर रहे थे उनके लोग। उन्होंने एंड पे कहा आपको पता है एक बात है? बच्चे ने पूछा नहीं क्या बात? कहते जी आपको पता है जर्मनी में ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर सिंगल हैं। लड़कों ने इतनी चीखें मारी ऐसे लग रहा है सीटें तोड़ेंगे और बाहर निकल आएंगे। मैंने कहा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अब जब मैं स्टेज पर गया तो बड़े कम लोग बैठे थे, और आप जानते हैं जैसा आपने बात की कि लोगों को स्कॉलरशिप पे काम नहीं कर रहे, लोग पैसों पे भेज रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं जब हम जा सकते हैं, और ये काम इस वजह से भी कर रहे हैं। ज़्यादातर आप जिनसे भी भागें जो स्कॉलरशिप का नाम है वो इस स्टेज से नहीं गुजरा, मैं इस स्टेज से गुजरा हूँ, एक स्टेज से गुजरता हुआ गया हूँ, और मेरे साथ जो दोस्त हैं वो भी इन्हीं स्टेजेस से गुजरे हैं जो लोग हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने जब आया तो वो लोग नहीं बैठे, क्योंकि जाहिर बात है मैं उन्हें अब ये तो नहीं बता सकता था स्टैटिस्टिक्स के अच्छा इस मुल्क में लोग ज़्यादा हैं, इस मुल्क में जॉब ज़्यादा है। ऑब्वियसली अब हम करते हैं जॉब्स वगैरह के बारे में स्पेसिफिक, बट येस इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि पाकिस्तानी जो मर्द हैं इनके लिए एक बड़ा फैसिनेटिंग फैक्ट होता है कि अगर किसी मुल्क में यू नो दे हैव गुड अपॉर्चुनिटीज़। वकार भाई, हमने आज के प्रोग्राम में जिस जिसके दिल में स्कॉलरशिप की ख्वाहिश है उसको भी हमने गाइड करना है, और जिसमें नहीं है उनको फ़वाइद बताना है कि किस तरह से उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और साथ साथ लोगों को हमने एंटरटेन भी करना है। तो इस वक्त हम लेने जा रहे हैं एक म्यूज़िक ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे सामीन तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपके अंदर ख्वाहिश पैदा हो गई तो आपने इस ख्वाहिश को, जिस तरह वकार भाई ने कहा कि इसको ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कैसे करना है, तो इसको हम इस ब्रेक के बाद डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा जी। सामीन, प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूं आपका मेज़बान अली अशरफ, और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकार बेग, जिनको आप वकार बेग स्कॉलरशिप नेटवर्क वाले के नाम से जानते होंगे। और इनसे हम पूछ रहे हैं कि, बल्कि हमने पूछ नहीं रहे, हम इनको आज हमने पकड़ लिया है और इनसे हमने आज स्कॉलरशिप लेकर ही उठना है। तो ये किस तरह से इनकी जेबें इस वक्त कुछ 6-7 पैंट कोट इन्होंने पहना हुआ है। मेरा अपना ये अंदाज़ा है कि हर जेब में ये तकरीबन 3-4 स्कॉलरशिप इस वक्त के लिए बैठे हैं। तो ये बन जाते हैं इनकी कुछ 6-7 जेबें हैं और कोई 2-3 हज़ार स्कॉलरशिप इस वक्त इनके जेब में पड़े हुए हैं। तो हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड करना है और इनकी आज जेबें खाली करवा के हमने, ये हमारे वो मेहमान हैं जिनकी हमने जेबें खाली करवा के जाना, और आज जब ये जहाँ से जाएंगे हमारे स्टूडियो से तो इंशाल्लाह इनकी जेब में हमने एक स्कॉलरशिप भी नहीं रहने देना, सारे के सारे स्कॉलरशिप हमने आपको दिलवाने हैं। शर्त यह है कि आप इसको पूरी ईमानदारी से सुने और जो जो ये बातें कहते हैं उस पर अमल करते जाएँ, तो इंशाल्लाह आप भी उन लोगों में शामिल होंगे जो कि बाहर जाके तालीम हासिल करके मुल्क में सर्व करते हैं। तो वकार भाई, पहला मेरा आपसे ये सवाल होगा कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन स्कॉलरशिप के हवाले से जो एक क्रिटिसिज्म होता है वो ये होता है कि हम जो ब्रेन ड्रेन, आपको भी सुनने की जी आप तो बेस्ट माइंड यहाँ से निकाल के बाहर ले देते हैं, ब्रेन ड्रेन कर देते हैं, तो क्या ऐसा है या नहीं? जी बिल्कुल, लोग नॉर्मली यही कंसीडर करते हैं ब्रेन ड्रेन है, और इसका जो जवाब है वो इतना आसान नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली हर एक के अपने इसके आंसर हैं और लोग इसको कई जगह पे, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत हैं, ठीक हैं, बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये ब्रेन ड्रेन स्टार्ट हुई थी तो अब आपके नेबरिंग कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो CEO लग रहे हैं। अगर आप पाकिस्तानियों को वहाँ पहुँचा देते कुछ सालों पहले बहुत अच्छी तरह, तो आपके भी इस वक्त CEO ट्विटर का, माइक्रोसॉफ्ट का, आपका गूगल का आपका अपना वही ब्रेन ड्रेन जिसको आपने क्या होता है। और वो क्या होता है, वो रिटर्न बैक कैसे करता है? मैं तो ये कहता हूँ आप जाएं भाई, आपकी आंखें खुलें। इसका एक सिंपल सा मैं आपको आंसर देता हूँ कि जब आप यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हैं या आप जब कॉलेज में पढ़ें, आपके इलाके के बंदे होते हैं, अगर किसी और प्रोविंस से बंदा आ जाए, अगर फॉर एग्जांपल आप पंजाब में पढ़ें, कोई बलोचिस्तान सिंध से आ जाए, तो आप सीखते हैं यार ये लोग तो अच्छा इनकी आदतें ये हैं, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। आपको बर्दाश्त पैदा होती है, डाइवर्सिटी आती है, तो यही चीज़ आप बाहर जाते हैं तो होती है। तो मैं तो कहता हूँ सारे बाहर जाएँ, और ब्रेन ड्रेन जी बिल्कुल हम कर रहे हैं। और वो अक्सर मेरे साथ ये हो जाता है कि मैं एक दफ़ा एयरपोर्ट पे था मलेशिया के, वहाँ
बच्चे भागते हैं कि सर आपसे सेल्फी लेनी है, तो FIA वाला वो जो आगे आखिरी चेक पर था खड़ा, वो कहता है यार मैंने तो इनका कोई सॉन्ग नहीं सुना यार, ड्रामा नहीं देखा। तो मैंने कहा, वो आगे से स्टूडेंट कहता है नहीं ये बंदों को बाहर भिजवाते हो। कहता फिर तो पकड़ो इनको, ये तो ह्यूमन ट्रैफिकर हैं। मैंने कहा हाँ हम ह्यूमन ट्रैफिकर हैं पर लीगल हैं। बट येस, अगर आप जनरल पर्पस देखें, जब आपकी जगह है तो आएँ, अपने ब्रेन को यहाँ ज़ाया ना करें, क्योंकि आप बाहर रह कर खिदमत ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते हो। और मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में आकर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसकी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमें पीछे रोज़ एक दोस्त ने रब्ता किया, कहता है यार मैं स्वीडन में काम कर रहा हूँ और वहाँ ट्रक चला रहे हैं बगैर ड्राइवर्स के, दे विल ड्राइव, वो इस तरह का सिंपल नहीं, वो कंपनी की तरफ से काम कर रहा है। मुझे कहता है कि यार तुम पाकिस्तानी स्टूडेंट जिसको भी सामने लाओगे मैं सेलेक्ट कर लूँगा, मैं किसी को बता नहीं सकता। और उसकी आपको पता है पर मंथ पे कितनी थी? इट्स लाइक 3 और 4,000 यूरोज़ को 8-9 लाख रुपया पर मंथ पे थी। और हमें पता था कि हमने जिस स्टूडेंट्स को मांगे, तो वो लोग बाहर बैठ के ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे जाकर आप लोग भी बनेंगे। साहब, आपके सारी इस गुफ्तगू से मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि असल में ये ब्रेन डेवलपमेंट है जिसको लोग, और मैं अब इस बात को समझ पाया हूँ कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन डेवलपमेंट है। और जिस तरह आपने खूबसूरत अंदाज से इसको एक्सप्लेन किया है कि जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी वहाँ पर जाके ही ब्रेन डेवलप होगा। जिस तरह अगर कोई KP के या बलूचिस्तान से लाहौर में आता है अच्छी यूनिवर्सिटी की तलाश में, तो अगर वो KP के या बलूचिस्तान में अच्छा ब्रेन भी बैठेगा तो उसको अपॉर्चुनिटी से एक्सपोज नहीं होगा, तो वो ब्रेन बल्कि ज़ाया हो जाएगा। तो हम इस बात में भी बड़ा प्राइड लेते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी और हमारे ऑफिशियल्स भी, कि हम पाकिस्तानी वो हैं जिसकी मईशत का एक बहुत बड़ा इन्हिसार जो है रेमिटेंसेस पर है। और रेमिटेंसेस उसी सूरत ही बन सकेंगी जब हम बाहर जाएंगे तो बाहर से पैसे भेजेंगे। तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। वकार भी ये बताइएगा कि ज़्यादातर जो हैं हमारे ग्रेजुएशन यहाँ से करके जाते हैं, बल्कि चलें एक बात मुझे आप बता दें कि FSC के बाद भी स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं? जी बिल्कुल, स्कॉलरशिप जी 9-10th पे भी अवेलेबल है। अच्छा। हाँ जी, 9-10th पे भी, और इसके अलावा FSC पर भी वो होते हैं एक्सचेंज के। आप जाएं, कई मुल्क हैं जो कि मुल्क मतलब गवर्नमेंट दे रही है हमें। अच्छा। मैं अभी आपको नाम था, जापान की गवर्नमेंट हमें देती है कि आए आपके OA लेवल्स के बच्चे हैं हमारे पास, अगर जापानीज सदर ने ये कहा हुआ है। अच्छा। और इसके अलावा कई कंट्रीज हैं, US की गवर्नमेंट है, वो हमें 9-10th लेवल पे भी देती है, हर साल बच्चों को लेके जाती है, और मैट्रिक और वो FSC FA के लेवल पे भी देती है। और इसके अलावा बैचलर्स के भी फुली फंडेड है, गवर्नमेंट हमें देती है। मैं अभी आपको कुछ नाम बताया था, जैसे कोरिया की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लेवल पे हमें दे रही है, नाम भी इसी से आता है। जापान की गवर्नमेंट हमें दे रही है स्कॉलरशिप, कई और इस तरह की गवर्नमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी से मुराद पाकिस्तान को। जी बिल्कुल, हमें से बिल्कुल जी, हम आपको पता है कि मैंने कहा ये ना हो कि सामीन समझे कि सिर्फ वकार बेग को दे रही है या स्कॉलरशिप नेटवर्क को दे रही है। नहीं जी, बिल्कुल ओपन है, विदाउट एनी कंसल्टेंट आप अप्लाई करें। ये मैं आपसे कहूँगा, विदाउट एनी कंसल्टेंट आपके पास ओपन है, आप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प लें या कहीं से भी लें, अप्लाई लेकिन खुद करें। तो ये जी कई हैं बैचलर्स के अंदर एक्सचेंज के भी आते हैं। मैं वकार साहब पिछले कोई 12-13 साल से एजुकेशन फील्ड में ही हूँ और टीचिंग में हूँ, तो ये मेरा आपने एक बहुत बड़ा जो मिथ है उसको बर्स्ट किया। मैं ये समझता था कि ग्रेजुएशन और मास्टर्स और जिसे MPhil भी यहाँ पे कहा जाता है और PhD लेवल पर ही स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो मैट्रिक और FSC लेवल पर ये आपने बहुत जो है, वैसे आपके ग्रुप में मैंने इसकी कोई झलक नहीं देखी। आप शेयर करते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़? जी बिल्कुल हम करते हैं, लेकिन आपको पता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो मास्टर्स और PhD के होते हैं, तो उसकी वजह से पोस्ट थोड़ी सी नीचे हो जाती है। हाँ। वरना नॉर्मली हम शेयर करते हैं। ऑब्वियसली ये एक बात है कि उनसे तो कम होते हैं, जारी बात है। जो बैचलर्स कर चुके हैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करें उनके सबसे ज़्यादा, फिर PhD के उससे भी ज़्यादा, और फिर आगे फर्दर के ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो सामीन, अभी हम ना डिस्कस करने जा रहे हैं बारी बारी FA FSC में जो इस वक्त बच्चे हैं जो हमें सुन रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, वो अगर स्कॉलरशिप लेना चाहें तो उनके लिए आप बता दें 3-4 स्टेप्स क्या हैं? उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट्स देखें। कई स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, मैंने आपको जिस तरह अभी चंद नाम दिए हैं कि एम्बेसीज डायरेक्ट देती हैं उन मुल्कों की, आप एक तो उनको देखें, उनके रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो उनको फॉलो अप करें और फुली फंडेड होते हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक मशवरा ज़रूर देता हूँ कि आप बैचलर्स के अंदर कोशिश करें अपने मुल्क के अंदर तालीम हासिल करें, क्योंकि जो बेस होती है वो बैचलर्स डिग्री होती है जो स्किलफुल आपको बनाती है। लेकिन येस, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे पढ़ें तो फुली फंडेड पे जा सकते हैं, गवर्नमेंट्स हमें देती हैं। जैसा उसकी सिर्फ रिक्वायरमेंट्स देखें, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हाई नहीं है, आपने सिर्फ अपने
जो FSC का है उसको इक्विवेलेंस करवानी होती है, फॉरेन मिनिस्ट्री टेस्ट करवाना होता है। इसके अलावा कुछ केसेस के अंदर इंग्लिश स्कोर्स मांगते हैं, आप वो देख सकते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह इंग्लिश के होते हैं, या सेट वगैरह का मांग सकते हैं वो टेस्ट आपसे। लेकिन ज़्यादातर की रिक्वायरमेंट मैंशनड होती हैं और वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कि आपने FSC कंप्लीट कर रहे हो या कर चुके हो, आप वो करें। इसके अलावा एक्सचेंज प्रोग्राम भी आते हैं FSC लेवल पे, तो आप उस पर भी जा सकते हैं। तो FSC के बाद आप बाहर के मुल्क में बैचलर्स करने भी जा सकते हैं, जो कि इंग्लिश में ही होगा। इसके साथ मैं सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, फॉर एग्जांपल ये आपको पता है आजकल सबसे बड़ा इशू है मेडिकल का, दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आपको पता है लास्ट ईयर हमने कुछ स्टूडेंट्स के करवाए। बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता है, और उनकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखें वो रशिया या किर्गिस्तान से हायर लेवल पे हैं। आप भी जानते हैं ये वही यूनिवर्सिटी है जैसा पाकिस्तान का निश्तर या किंग एडवर्ड है, उनकी भी उतनी पुरानी डेवलप है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। और आपको पता है कि उनकी एम्बेसी बांग्लादेशी थी, और बांग्लादेश की भी वही बीमारियां जो हमारी तरफ है। तो जब आप वहाँ पढ़ेंगे तो सही, और वहाँ यकीन करें खर्चा जो है ना महाना फीस उनकी वो 25,000 रुपये है आई थिंक पर सेमेस्टर जी। पाकिस्तान से भी सस्ती है, और रहने का खर्चा भी है। और रहने का खर्चा भी वो कहते हैं कि वो तो नहीं देंगे, लेकिन आप वहाँ रहें, गवर्नमेंट का हॉस्टल में फ्री ऑफ कॉस्ट फूड देते हैं आपको। ठीक है, कुछ फिश के शौकीन होते हैं, खाएं एंजॉय करें। तो लोगों को हमने पिछले साल बड़ा मोटिवेट किया वहाँ जाएं, और पाकिस्तानी वहाँ बड़े अच्छे पढ़ रहे हैं। उन्होंने हमें फीडबैक दिया ऑनलाइन आकर के दे आर वेरी हैप्पी, कोई मसले वाली बात नहीं। तो उन लोगों के लिए जो सोचते हैं यार रशिया जाके पता नहीं बच्चा हमारा क्या कर पाएगा, किर्गिस्तान का पता नहीं, इस्लामिक भी एक थोड़ा सा हो जाता है कि वहाँ पर क्या। और बड़ी अच्छी और ये WHO से रिकग्नाइज है, और हमारी वो आई थिंक वो वाहिद है जो PMDC भी, वो PMC सॉरी अब जो है वो भी उसको रिकग्नाइज करती है। और मैंने बताया बांग्लादेश के जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज, तो देयर आर सो मेनी प्लेसेस जहाँ आप जा सकते हैं, जहाँ पर FSC करके भी आप मेडिकल इंजीनियरिंग और अदर जो बिजनेस और दूसरे डिसिप्लिन है उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कार भाई हम जा रहे हैं एक म्यूज़िक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम स्टार्ट करेंगे बैचलर्स के स्टूडेंट्स जो अभी के किस स्टेज पर बैचलर्स के स्टूडेंट को जो कि 5वें 6ठे सेमेस्टर में है उसको कब से वर्किंग स्टार्ट करनी चाहिए, और GPA और इस तरह के बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं जो स्कॉलरशिप के लिए बड़े क्रिटिकल हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो हम आ रहे हैं जल्दी से एक म्यूज़िक ब्रेक से। जी, प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूं आपका मेज़बान अली अशरफ, और डॉक्टर वकार बेग स्कॉलरशिप नेटवर्क वाले। कैसा लगता है वैसे वकार भी आपको ये कहते हैं स्कॉलरशिप नेटवर्क वाले? जी बिल्कुल, ये पहचान बन गई है, तो पहचान बन गया, और कभी कभी खुशी भी महसूस होती है, और ऑब्वियसली काम इसी वजह से शुरू किया। अच्छी पहचान से इंसान हमेशा खुश ही होता है। तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद इज़्ज़त और आपकी जो उसमें गुड विल है उसमें इजाफा करे। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम वकार भी डिस्कस कर रहे थे, आपने FSC की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात की। अब जो हमारा सबसे बड़ा चंक है बैचलर्स जो कर रहे हैं, और आपने अपनी गुफ्तगू में कहा भी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को चाहिए कि बैचलर्स अपनी कंट्री में ही करें, और उसके बाद MS और PhD की अपॉर्चुनिटीज़ को बाहर एक्सप्लोर करें। तो पहला सवाल ये कि किस स्टेज पर बैचलर के स्टूडेंट्स को 8 सेमेस्टर होते हैं, किस स्टेज पर उसको वर्किंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? बिल्कुल जी, ख़ास तौर पे अगर आप बैचलर्स में हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा एक्सचेंज प्रोग्राम्स को लेते हैं। सो मैनी प्रोग्राम। एक्सचेंज का मतलब ये है कि आप किसी मुल्क जाएंगे, वो आपको पैसे भी देगा बुलाने के, आपको खर्चा भी देगा, ट्यूशन फीस भी देगा, और आप एक सेमेस्टर वहाँ पढ़ेंगे। कई ऐसे मुल्क हैं, यूनाइटेड US ग्रेड अंडर ग्रेड बड़ा फेमस है हमारे भी फैकल्टी ऑफ मीडिया के कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे आप जा रहे हैं जी। बिल्कुल जी, यूग्रेड वेरी फेमस। इसके अलावा ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं जो कि बैचलर्स, ऑस्ट्रिया इन यूरोप, तो ये कंट्री भी हमें देती है। इसके अलावा भी बहुत सारी इंटर्नशिप्स हैं फंडेड होती, तो उनको आप कोशिश करेंगे हासिल कर सकें। कैसे करें, ये कहाँ पे होती हैं? बिल्कुल जी, ये जो इंटर्नशिप्स वगैरह ये पोस्ट होती है मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, हमारे ग्रुप पे पोस्ट होती हैं। आपने सिर्फ जाना है, उनको तलाश करना है, अपनी लिस्ट बनानी है एक, उस लिस्ट को फॉलो। एम्बेसी की वेबसाइट्स पे या जनरली गूगल पे लिखा जा सकता है, कैसे? गूगल पे थोड़ा सा मुश्किल होता है वकार साहब, वो तो मतलब वो जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि पहला स्टेप क्या है ढूंढने का? पहला स्टेप ये है कि आप हम तो ये कहते हैं स्कॉलरशिप नेटवर्क पे हमने फाइल्स बनाई हुई होती हैं। आप जाएं स्कॉलरशिप नेटवर्क ग्रुप को ज्वाइन करें, उसकी फाइल सेक्शन को देखिए, उसके अंदर बाकायदा लिस्ट बनी हुई है जो कि अपडेट होती रहे। आप उन फाइल्स पे जाकर एक एक इंटर्नशिप को देखें, चेक करें आप उसमें फिट इन होते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो उसको देखकर अप्लाई करें। और वो डेट्स
डेट्स नॉर्मली वही होती हैं, हर साल थोड़ी बहुत आगे पीछे होती हैं, वरना वही होती हैं। तो किन डेट्स में अमूमी तौर पर ज़्यादा ये आई होती हैं जो थ्रू आउट ईयर चलती रहती हैं? देखें, ये दोनों सेमेस्टर सेम एज के, एक आपका स्प्रिंग है और एक फॉल है। तो आपके इस स्प्रिंग और फॉल से पहले आई होंगी। कुछ ईयरली एक दफ़ा लेते हैं, कुछ 2 दफ़ा लेते हैं। तो सेम इज़ द डेट्स के वो जब स्प्रिंग सेमेस्टर चाह रहा होगा उसके मिड में या स्टार्ट में आ जाएंगी फॉर द फॉल, और फॉल सेमेस्टर जब चाह रहा होगा तो उसके लिए उसके बीच में स्प्रिंग के लिए आ जाएंगी, क्योंकि टाइम चाहिए होता है वीज़ा वगैरह प्रोसेसिंग के लिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो एक्सचेंज, फिर उसके बाद है मास्टर्स के लिए प्रोग्राम। मैं सबसे ज़्यादा कहता हूँ कि स्टूडेंट के लिए शॉर्टेस्ट वे है बाहर जॉब हासिल करने का। स्टूडेंट अक्सर मेरे से पूछते हैं कैसे, मैं उन्हें कहता हूँ कि ख़ास तौर पर अगर आप यूरोप और यूएस के अंदर जॉब करना चाहते हैं और बैचलर्स के बाद, तो सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि आप को जब भी वो मुल्क बुलाएगा, या फॉर एग्जांपल कनाडा, तो वो अपने मुल्क में क्लेम करते हैं वीज़ा निकलवाने के लिए। वो क्लेम ये होता है कि हमारे पास इससे बेहतरीन रिसोर्स मौजूद नहीं थी। और वो आप जानते हैं कि ज़ाहिर बात है ये क्लेम करना इतनी आसान बात है। तो वो क्या करते हैं, आपका एक्सपीरियंस शो करता है कि अच्छा 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में इतना अर्सा काम करेंगे, फिर वो आपको बुला। अगर आप वहाँ से डिग्री कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, तो वो अपने मुल्क के अंदर आपको जॉब सर्च वीज़ा देंगे। आप 2 साल के अंदर अंदर एक लेवल हाई करते हुए एक अच्छी जॉब पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है तो जॉब हासिल करने का भी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आते हैं, और अक्सर बच्चों का सबसे ज़्यादा सवाल ये होता है कि आप बताएं ये हासिल करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, जो अभी मैं भी यही पूछने लगा था कि पहला स्टेप या पहले 3-4 स्टेप्स क्या हैं। बिल्कुल, अभी आपने सब बताया, मेरी जेबें भरी हुई हैं। मैं इसका एक और भी विजन दूंगा कि मैं जो स्टूडेंट्स के बारे में सोचता हूँ, इट्स जस्ट लाइक दैट कि स्टूडेंट नॉर्मली ना, उनका अभी कंसेप्ट ये होता है कि वो उन्होंने ऑनलाइन देखा, फेसबुक जारी बात ग्रुप है, लोग थोड़ा सा सीरियस नहीं लेते, देखा वहाँ फ़ौरन खोली एप्लीकेशन, अप्लाई कर दिया, तो होगा क्या। ये अक्सर मैं नोशन देता हूँ, होगा क्या, 5 मिनट बाद घंटी बजेगी, वो घंटी बजेगी, वो कहेंगे ये क्या होगा, घंटी दरवाजे पे गया, आगे बंदा खड़ा होगा, एक बैग भारी से उठाया, कहेगा ये लें सर, ये 50 लाख रुपया आपके स्कॉलरशिप मिल गया आपको। क्यों, जाहिर बात है स्कॉलरशिप 50 लाख 60 लाख रुपया तो एटलीस्ट आप पे लगा रहा है मास्टर। कहेंगे क्यों, क्या हो सर, एक तो आपने अपनी सीवी भेजी, वो बड़ी बेहतरीन थी, नाम आपने अपना लिखा थैंक यू, फादर नेम कोई भी नहीं लिख रहा था, वो आपने लिख दिया, फिर आपने जो CNIC नंबर लिखा वो किसी का भी नहीं था, इतना यूनिक था। भाई जाहिर बात है नादरा ने बड़ा आइडिया आपको इशू किया। तो स्टूडेंट यही समझते हैं कि शायद 5 मिनट की एफर्ट उनको, यकीन करें, इतने ज़्यादा पैसे दिलवा दे कि आपको मेहनत करनी है। जब आप कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में जाना, तो आप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते, आप कंपटीशन के अंदर आ रहे थे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए। इसी तरह आप इससे पहले भी जब अच्छे स्कूल से आपने कॉलेज में जाना था, तो आप मेहनत करें। अब आपका मुकाबला दुनिया भर के साथ है, तो आपने मेहनत उसी तरह करनी है। और इसका तरीकाकार क्या है, आप तैयारी जितनी अर्ली शुरू कर सकते हैं कर दें। आप 7th या 8th सेमेस्टर में आप तैयार हो जाएं। अक्सर लड़कों का बच्चों का ये सवाल आता है कि सर CGPA कितनी होनी चाहिए। अक्सर गर्ल्स मुझे आकर कहती हैं कि सर मेरी तो 4 CGPA मेरा हो जाएगा, और अक्सर बॉयज़ ये कह रहे होते हैं सर मेरी 2 CGPA बड़ी हाई है, हो जाएगा। तो ये सॉरी, ये गर्ल्स का नोशन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि गर्ल्स का जो नोशन जस्ट फॉर द जोक के दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर CGPA। तो मेरे से अक्सर लोग पूछे सर CGPA चाहिए, रिसर्च चाहिए, एक्टिविटीज़ चाहिए, क्या चाहिए, कुछ ये भी पूछते हैं अम्मा की दुआएं चाहिए कि अब्बा की दुआएं चाहिए, जी सब चाहिए, यार अब्बा की डांट चाहिए। हाँ बिल्कुल। मैं उनसे कहता हूँ ये जो मैं आपको अब चीज़ बताने लगा हूँ, ये यकीन करें ये 10-12 साल का तजर्बा है, मैंने ये देखी है। आपकी किस्मत भी काम नहीं कर रही तो यू आर इवन गेटिंग दिस 4 चीज़ें। अगर आप अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड हैं, फर्स्ट, सेकंड अगर आप ऑर्गेनाइज हैं, और थर्ड अगर आप कॉन्फिडेंट टू अप्लाई हैं, और फोर्थ परसिस्टेंस। ये 4 क्वालिटीज़ आप पैदा कर लें। मैंने बहुत सारी ये ऐसे नहीं मैं आपको बता रहा, मैंने टेस्ट की हुई हैं पीपल फ्रॉम द मेजर्स के, जिनके स्कॉलरशिप्स समझने कम होते हैं या जिनको मिल नहीं रहा, उनके साथ टेस्ट किया हुआ है। दे हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने की है PhD की। मैंने लोगों को देखा टॉप यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, सिर्फ और सिर्फ ये 4 क्वालिटीज़। अपडेट, क्या आप भाई अपडेट हैं? आजकल के ज़माने में अगर आप अपडेट नहीं है तो बिलीव मी आपका अपना कसूर है। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। हाँ बिल्कुल, आपने अपडेट रखना है अपने आप को, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अपडेट होनी चाहिए, और कैसे अप्लाई करना है ये अपडेटेड होनी चाहिए। दूसरी, ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें, एक एक चीज़ आपके पास लिखी हुई हो और बड़े ऑर्गेनाइज वे में, और अप्लाई करने के लिए अपने आप को उसी तरह ऑर्गेनाइज करें। और तीसरी चीज़ है कॉन्फिडेंट। ये बहुत इशू है पाकिस्तानी अवाम में, मैंने और नेशनलिटीज़ में नहीं देखा। वो ये है कि वो ये सुनना चाहते हैं कि भाई कोई बंदा उन्हें ये कह दे आकर, या कोई फरिश्ता आकर कह दे उनके कान के अंदर, हो जाएगा तुम्हारा अप्लाई करो। जबकि अभी जो हम पहले बात करते हैं, बड़ा ज़रूरी है ख्वाबों को जिंदा ताबीर करने के लिए कि भाई अमल करो। तो ये कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास सब चीज़ें होती हैं, बस एक स्टेप में रहते हैं कौन। और आखिरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ज़िंदगी के हर मकाम पे, परसिस्टेंस। फेलियर को इसको ऐसे ना लें कि भैया हम हो जाएंगे, लोग परेशान होकर छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल में परसिस्टेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत मुश्किल है इसको पैदा करना इनिशियली, बट दिस इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग। बिलीव मी, मेरे सामने बच्चे आए भी सही, क्या मेरी सर 4 CGPA है वो, बट
आई ऑलवेज एडमायर दोज पीपल जो कि फेलियर से नहीं घबराते। वो मुझे आके जो कहते हैं सर मेरी 10 दफ़ा मैंने किया अप्लाई नहीं हुआ, अब मैं 11वीं बार करता हूँ। आई सी के ही इज़ लर्निंग हिमसेल्फ, कर रहा है, ट्राई कर रहा है, यस कुछ की किस्मत होती है। अच्छा वकार साहब ये बताएं कि हमारे क्योंकि स्टूडेंट इस वक्त ज़ीरो पे हैं बिल्कुल, जो आपको सुन रहे हैं, और उनमें सिर्फ ये है कि ख्वाहिश है, और वो उनका पहला स्टेप क्या है, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं। मतलब बहुत सारे लोग ना हमें बड़ी डिफरेंट बातें बताते हैं। वो कहते हैं आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, कोई कहता है कि आप कंट्री की एम्बेसी पे जाएं कि वेबसाइट पे जाएं, कोई कहता है नहीं ये फ़लानी वेबसाइट बड़ी अच्छी है उसके ऊपर जाएं। तो जो ज़ीरो लेवल से काम स्टार्ट करना चाहता है वो पहला स्टेप क्या ले, कहाँ पर, अगर फ़र्ज़ करें किसी एक ABC कंट्री में वो जाना चाहता है तो पहला स्टेप क्या है उसका? जी सबसे पहला स्टेप तो ये है, आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो अपने कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट और ग्रुप को जाएंगे, जैसे स्कॉलरशिप नेटवर्क है, कुछ वेबसाइट्स हैं, स्कॉलरशिप पोजीशंस हैं। इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करना शुरू करें सबसे पहले, और उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स है ना वो आप एक पेज पे लिखते रहें कि भाई वो एक पेज जो लिखा हुआ रिक्वायरमेंट्स है उसको निकालें, एक साइड पे लिख दें पेज की, फिर दूसरे से निकालें एक साइड पे लिख दें, और वो रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा कर लें। मैं आपको अभी बताऊं वेबसाइट कुछ एम्बेसीज की वेबसाइट पे होता है, कुछ किसी और वेबसाइट, तो आपको वो डिफरेंट वेबसाइट पे बताऊंगा तो आप खुद कहेंगे अच्छा यार ये घूम जाऊंगा मैं इधर उधर जाते हुए। तो सेंट्रलाइज इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें। गूगल पे सर्च करने से क्या होता है, ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट लिंक आते हैं, ऐसे ऐसे ब्लॉग्स के लिंक आ जाते हैं जो कि किसी काम के तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। काम कर रहे हैं इसके पैरेलल एक बहुत ऑर्गेनाइज और एस्टेब्लिश इंडस्ट्री भी है जिसे स्टूडेंट कंसल्टेंट्स कहते हैं। जी। तो वो स्टूडेंट कंसल्टेंट्स के अपने इंटरेस्ट होते हैं क्योंकि उनके कमीशंस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ का, वो एक पूरी एक बिज़नेस है। तो इसलिए इन दोनों ये इनके दरमियान एक बड़ी थिन लाइन है कि कौन लोग, जिस तरह आप एक फ्री ऑफ कॉस्ट और एक कम्युनिटी सर्विस के तौर पर इसको कर रहे हैं और उसके पैरेलल आपकी एक इंडस्ट्री खड़ी हुई है। तो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि पहला जो है डिफरेंट वेबसाइट से इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करें और फिर उसको एनालाइज करें और फिर उस पर आप जो, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि जो आपको रिक्वायरमेंट्स नजर आ गए वो बड़ी कॉमन है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि डिग्री कंप्लीट करने वाले हैं या कर चुके हैं, वो आपको डिग्री हो, फिर वो टेस्टेशन वगैरह HEC की वो करवा लें आप। कुछ केस में फ़ॉरन जो आपका ऑफिस है उससे भी करवाते हैं, लेकिन वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। उसके अलावा आपने कुछ मेजर टेस्ट हैं वो ज़रूर दे दें। IELTS या TOEFL में से एक टेस्ट ज़रूर दिया, वो इंग्लिश प्रोफिशंसी। इसके लिए तैयारी की ज़रूरत नहीं है, जितनी आप कर चुके हैं ना अब तक। बैचलर्स अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान की तो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो चुकी होती है कि आप सिर्फ उसको पॉलिश कर लेना जो किया हुआ है, तो आपका ईजिली IELTS और TOEFL क्लियर हो जाना है। फिर इसके अलावा कुछ अगर कुछ अच्छी जगह पे भी आप कह सकते हैं GRE भी चाहिए होता है, तो GRE की तैयारी आप करना चाहिए। वो थोड़ा सा टाइम लेता है। स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल। कोशिश करें जब आप बैचलर्स प्रोग्राम में हैं तो कम्युनिटी वर्क करें। कई स्कॉलरशिप्स में वो कम्युनिटी वर्क को बहुत देखा जाता है, तो वो शुरू से फर्स्ट में से स्टार्ट होता है कि आप अपने इलाके में काम कर रहे होते हैं, अपनी हल्का अहबाब में काम कर रहे होते हैं। सिर्फ ये है कि उसको और थोड़ा फॉर्मलाइज कर लें। इसके अलावा आपने जो एक्सचेंजेस की कोशिश करें, इंटर्नशिप्स की कोशिश करें, और इसके अलावा आप जितना CGPA जितनी बेहतर कर सकते कोशिश करें। लेकिन मैं आपको आज एक बात एट द एंड ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आपकी CGPA, मैं आपको अगर आप हलफ उठवा लें बाकी और कोई चीज़ नहीं रहेगी, अगर आप पाकिस्तान में हैं और 2 से CGPA से लेकर 4 तक CGPA है, आई एश्योर यू आप फॉर श्योर स्कॉलरशिप हासिल कर रहे हैं और फुल्ली फंडेड। और मैं आपको ये भी बताऊं, मैंने ज़्यादातर, मैं इस बात को ज़्यादा नहीं फोकस करता क्योंकि कुछ लोग हैं, मैं ज़्यादातर लोगों को 2 से लेकर 2.78 CGPA और आगे 3.8 और 9 वालों से ऊपर वालों को ज़्यादातर जाते देखा, क्योंकि 2 से नीचे वाले, 2 के करीब करीब वाले अपनी कश्तियाँ जला कर उतरते हैं, कहते हैं हमारे पास और तो कुछ है नहीं, नथिंग टू लूज वो। और ऊपर वाले आपको पता दिया ऑलरेडी इन हाई CGPA। तो आज आपको मैं ये बता दूं, ये मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आपको बंदा जो है, आई डू नॉट से फ्रॉम दिस थिंग, बट ये फॉर श्योर 2 से लेकर 4 तक अगर आपकी CGPA है तो यू आर गोइंग ऑन स्कॉलरशिप फॉर श्योर, फुली फंडेड। वकार भाई, अगर हम टीवी पे और किसी नेशनल टीवी पे प्रोग्राम कर रहे होते और आपकी इस बात के ऊपर जो है ना ग्राफिक चलने थे, ठा 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 2 GPA वाले भी स्कॉलरशिप के अहल हैं, और हम आपको एक दफ़ा फिर बताते चले कि वकार बेग ने कह दिया है कि 2 और 2 2.7, क्योंकि हमारे यहाँ 2 GPA वाले ओवरऑल, आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और हम भी, तो उनको जो है ना वो बहुत कम तर ज़ात जो हिंदुओं की है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो समझा जाता है और वो ख़ुद भी अपने आप को ये समझ रहे होते हैं। तो आज की जो ब्रेकिंग है सामीन आपकी, और अगर आप पेरेंट्स हैं और सुन रहे हैं या आपके छोटे बहन भाई पढ़ रहे हैं और वो GPA इतना किसी भी वजह से स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो उनके पास भी तकरीबन उतना ही चांस है जितना कि 3.7 एंड अबव वालों के पास चांस है। हम वकार भाई प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस वक्त है म्यूज़िक ब्रेक, और ब्रेक से जब हमने वापस आना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल जिसमें सबसे ज़्यादा लोग फॉल करते हैं वो है पीएचडी। तो पीएचडी के हवाले से क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ स्टूडेंट्स आते हैं बल्कि एक लार्ज नंबर ऑफ यंग फैकल्टी भी इसके अंदर फॉल करती है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अगर एमएस कर रहे हैं या आपने कर लिया और आपकी पीएचडी फ़ौरन पीएचडी की ख्वाहिश है तो आप बिल्कुल जमे रहिए, हम बिल्कुल एक छोटी सी म्यूज़िक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। जी सामीन, प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूं अली अशरफ आपका मेज़बान, और FM 92.6 पर आप इसे सुनते हैं हवा के दोष पे, और इसके अलावा आप इसे एंड्रॉयड और एप्पल की जो ऐप्स हैं उसके ऊपर भी सुन सकते हैं पूरी दुनिया में। वकार बेग स्कॉलरशिप नेटवर्क वाले, मैंने आज इनका नाम डाल दिया, वैसे तो इनको इनफॉर्मली बहुत लोग कहते होंगे लेकिन मैंने इनका आज एक नाम फॉर्मल डाल दिया है। वकार भाई, जब हम ब्रेक पर जा रहे थे पहले तो हमने डिस्कस किया था कि वो स्टूडेंट्स जो एमएस इस वक्त कर रहे हैं, कर लिया है, और वो फैकल्टी, यंग फैकल्टी जो कि जिसके दिल में ख्वाहिश है कि वो फ़ौरन पीएचडी करे, तो उसके लिए उसकी गाइडलाइन पर जाने से पहले मैं एक अपना ज़ाती सवाल भी आपसे करना चाहूँगा। वो मेरा ज़ाती सवाल ये है, जो कि मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों का भी सवाल होगा, वो ये कि जब हम आपका भी देखते हैं स्कॉलरशिप नेटवर्क या और हम वेबसाइट्स देखते हैं तो हमें नेचुरल साइंसेस के स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, आपके सोशल साइंस के स्कॉलरशिप कम नज़र आते हैं। ये ऐसा ही है या हमें लगता है? अच्छा, अगर इसको मैं टेक्निकली दो तरीके आंसर, बाय द नंबर्स एक चीज़ डिफरेंट होती है और बाय द एक्सपीरियंस एक चीज़ डिफरेंट होती है। ऑब्वियसली कुछ टेक्निकल का इस वजह से थोड़े से ज़्यादा नज़र आते हैं क्योंकि फंडिंग ज़्यादा है और टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से एडवांस करती है। पर एट द सेम टाइम जैसे जैक मा ने कहा कि आगे फ्यूचर के अंदर टेक्नोलॉजी इज़ नॉट द थिंग, क्रिटिकल थिंकर्स हमें चाहिए जो कि चीज़ों को एवेल्यूएट कर सके, क्योंकि हर चीज़ तो ऑटोमेटिक होती जा रही है, लेकिन थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सोशल साइंसेज के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा है कि क्रिटिकल थिंकिंग स्पेसिफिकली। बट येस, स्कॉलरशिप जिस सोशल साइंसेस के भी होते हैं, सिर्फ देखने का एक तरीका होता है। मैं इसके लिए बड़ा एक आसान सा रूल बताता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं आपको आज वो बता देता हूँ। वो ये है कि आपने सोशल साइंस के स्कॉलरशिप्स को डायरेक्ट टारगेट करना होता है। देखें गवर्नमेंट कौन कौन सी फंड कर रही है। ज़्यादातर जो फॉरेन गवर्नमेंट्स पाकिस्तान को फंड देती है ना प्रोग्राम्स के अंदर स्कॉलरशिप्स, वो ज़्यादातर जो होते हैं वो हर फील्ड के होते हैं, ना सिर्फ टेक्निकल के बल्कि सोशल साइंस के। अगर आपको नहीं भी नज़र आ रहे तो ट्राई टू लुक एट द गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम जो कि हमें मिलते हैं। कई हैं इसके अंदर, कोरियन गवर्नमेंट है, स्विस गवर्नमेंट है, रोमानियन गवर्नमेंट है, जापानीज़ गवर्नमेंट है, तो बहुत सारे आपको इस तरह के गवर्नमेंट जो फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, दे आर अ लॉट, वो जो हमें मिलते हैं। मैंने देखा है कि आपकी बात सही कि ये सारी गवर्नमेंट्स में से मैंने एक स्कॉलरशिप नेटवर्क पे भी, और अमूमन बहुत 2-3 साल से, पहले भी होगा 2-3 साल से बहुत देख रहा हूँ, वो मैक्स्ड का स्कॉलरशिप है। तो उसके अंदर भी मैंने देखा है कि 100% स्कॉलरशिप जो ले रहे होते हैं, विन कर रहे होते हैं, वो नेचुरल साइंस के ही होते हैं। तो क्या मैक्स्ड में भी सोशल साइंस के स्कॉलरशिप होते हैं या नहीं होते? एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मली लोग टेक्निकली अप्लाई करते हैं वहाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो सोशल साइंस के लोग कम अप्लाई करते हैं, इसी वजह से ज़्यादातर वो जाते हैं। होता क्या है, नॉर्मली सोशल साइंसेस के जो बच्चे हैं, मैंने देखा है, वो नॉर्मली ये सोच के बैठे हुए होते हैं कि जी हमारा तो होना नहीं है। तो ये बड़ा एक मिथ बना हुआ है कि वो सोचते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि एवरी स्कॉलरशिप के अंदर सीट्स, चाहे वो बता भी नहीं हो, 1-2 सीट्स ज़रूर रखी जाती हैं हर फील्ड की। ये हो नहीं सके टोटली टेक्निकल स्कॉलरशिप हो, हाँ कम हो सकती हैं, लेकिन ये फॉर श्योर है कि फॉरेन फंडेड जितने भी स्कॉलरशिप्स हैं उसके अंदर सोशल साइंसेज की सीट्स होंगी। अच्छा, इसके अलावा अगर सोशल साइंसेज के ज़्यादातर स्कॉलरशिप को तरीकाकार ये होता है कि आप यूनिवर्सिटीज़ को खुद कॉन्टैक्ट करें। टेक्निकल का तो ये होता है कि उनको रिक्वायरमेंट होती है, इंडस्ट्री को वो साथ कोलैबोरेट करे तो तेजी से ले रहे होते हैं। नॉर्मली सोशल साइंसेज के अंदर लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी से खुद रब्ता करने की कोशिश करे, और खुद प्रोफेसर बताया था कि अच्छा यार ये स्कॉलरशिप है, या वो फंडिंग के लिए बैठा होता है, कहता है अच्छा ये स्टूडेंट आइडिया लेकर आया है, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि इसको साथ अपने मिलाता हूँ और आगे किसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं। वकार साहब, जो फंडिंग की आपने बात की, तो फंडिंग ज़्यादातर नेचुरल साइंस में लैब में होती है कि जी आज मैंने एक लैब बनाई हुई है, इसके अंदर आप करें, आप खुद भी नेचुरल साइंसेज के हैं। तो सोशल साइंस में भी इस तरह की फंडिंग अवेलेबल होती है? जी बिल्कुल, वो रिसर्च की फंडिंग होती है, वो भी लैब में ही होती है। आपने बैठना है स्पेसिफिकली में, आप उसको लैब कह दें, आपने बैठना है और उसके अंदर प्रोफेसर आपसे किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर बात करवाएगा। फॉर एग्जांपल दे आर वर्किंग टुवर्ड्स पाकिस्तान के रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, इस तरह करके कंज्यूमर बिहेवियर पे, बिल्कुल देयर आर सो मेनी प्लेसेस। और मैंने आपको बताया कि हमारा ज़्यादातर फोकस ये होता है कि वो टेक्निकल तो आ रहे हैं,
हमारा फोकस ग्रुप पे ये होता है कि हम सोशल साइंस देखें। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी बड़ी अच्छी, इटालियन पीएचडी हमारा बहुत फेमस प्रोग्राम है, एम्बेसी में भी कभी आप जाएं तो मुझे बच्चों ने, मैंने उसका नाम रखा था ट्रेडमार्क या लैंडमार्क बन गया आपका, क्या हमने उसका नाम रखा रेनफॉल। तो बच्चे एक दूसरे पूछ रहे यार वो रेनफॉल वाले हैं, हालांकि मैंने ना रेनफॉल इस वजह से कि मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, इस साल 200+ स्टूडेंट्स जा रहे हैं अनऑफिशियल जो हमने काउंट किए हैं टू इटली, और अगर आप देखें उनके अंदर तो 200+ बच्चे एक साल के अंदर, और ज्यादातर आप सोशल साइंसेज के, ज्यादातर सोशल साइंस के। तो द थिंग इज दैट कि हमने सिर्फ ये किया कि हमने देखना शुरू किया एक राइट डायरेक्शन के अंदर, और उस राइट डायरेक्शन में देखने की वजह से मिलना शुरू। तो मैं आज जो भी सोशल साइंसेज के लोग हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई आपके स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा अवेलेबल है, कोशिश करें खुद, क्योंकि आपकी फील्ड भी ऐसी जिसके अंदर आप यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव, तो आप कोशिश करें, राब्ता करें। वकार साहब, हमें क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है बिल्कुल, तो हमें ये बताएं कि पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, जिस तरह आपने हमें एफएससी का बताया, बैचलर्स का बताया, तो क्योंकि ऑडियंस थोड़ी सी मैच्योर होती है, तो इनको क्या करना चाहिए? मतलब वो जनरल आपकी गाइडलाइन जिसमें आपने कहा कि आप जो है अपडेटेड रहें, ऑर्गेनाइज रहें, आप कॉन्फिडेंट रहें, आप परसिस्टेंस रहें। इन एडिशन टू दिस पीएचडी का स्कॉलरशिप लेने के लिए पहले स्टेप्स क्या हैं? जी देखें, पीएचडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि मास्टर्स के से ज़्यादा स्कॉलरशिप हैं पीएचडी के। तो पीएचडी के स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपना माइंड बनाएं। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होती है, रिसर्च प्रपोजल। मैं ये नहीं कहता आपके रिसर्च पेपर्स हों, कई मुल्कों के अंदर रिसर्च पेपर्स ही मैटर करते। हमारे साथ कई दफ़ा एक्सपीरियंस हो कि जर्मनी के अंदर स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, उनके बड़े ज़्यादा रिसर्च पेपर आई रिमेंबर, एक के 50 से ऊपर हैं और एक और के। तो दोनों की तरफ से हमें कॉमन रिस्पॉन्स ये मिला कि प्रोफेसर कहता है कि तुमने पब्लिश ना भी किया था, तुम्हारा माइंड कोहेरेंट होता है, एक तरफ होता बिल्कुल, तो हम तुम्हें रख लेते। तो प्लेसेस को देखें, किस किस जगह अप्लाई करना है, रिसर्च प्रपोजल बड़ा अच्छा बनाया हुआ हो। और रिसर्च प्रपोजल का मकसद ये नहीं है कि आपका आइडिया बड़ा बेहतरीन होना चाहिए, उसके अंदर आपने अपने आप को किस तरह साबित किया है कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो कितनी, पिछली जो रिसर्च हुई है वो कितनी ज़्यादा मैच कर रही है आपने जो काम किया। इसके अलावा आपने बाकी वही आइल्स टॉफल दिया हुआ हो और आपको जगहें पता हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो अप्लाई नहीं करते कि पता नहीं उनका होगा कि नहीं। मैंने ज़्यादातर ये मास्टर के स्टूडेंट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा आदत देखी। तो आपने अप्लाई ज़रूर करना है। ठीक है, शुरू में फेलियर नहीं होंगे, अपना अपडेट करें, अपना प्रोफाइल जो पहले जा चुके हैं स्कॉलरशिप पे हम उनको कनेक्ट करवाते हैं, उनके साथ रब्ता करें, पोस्ट करें ग्रुप पे कि अच्छा भी ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं। मैंने अब तक जब हम 200 अच्छा, ये बता दें ज़रा काइंडली कि ये तो अप्लाई करने बेसिक डॉक्यूमेंट्स जिस क्या है, जिस तरह आपने बताया कि HEC से वेरीफाई करवा लें, अपनी जो डिग्रीज़ हैं वो HEC वेरीफाई कर देगी, अपनी जो मैट्रिक और इंटर की आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनको आप बोर्ड से जो भी आपका रिलेवेंट है वो करवा लें, आइल्स आप कर लें प्रेफरेबली, और क्या जो बेसिक चीज़ें जो कि आपको कहेंगे ये तो आपको चाहिए। बिल्कुल एज अ कंटिन्यूशन वही GRE अगर आप करना चाहते हैं वो ज़रूर कर लें। कई जगह पे GRE मांग लेते हैं, US, सिंगापुर और इस तरह की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मांग लेते हैं। इसके अलावा बाकी ये है कि रिसर्च प्रपोजल बड़ा अच्छा तैयार किया, वो प्लीज़ उस पर काम करें। पब्लिकेशन ना भी हो तो कोई हर्ज नहीं है, हाँ कर लें तो बेहतर है। इसके अलावा अगर आप समझते हैं, हम स्टूडेंट्स को ये भी कहते हैं, चाहे वो बैचलर से मास्टर के बगैर, चाहे मास्टर से PhD के लिए, उनको हम ये भी कहते हैं कि अगर आप रिसर्च के अंदर अगर नहीं कर पा रहे तो ऑनलाइन जो कोर्सेज़ हैं ना वो ज़रूर आपने किए। वो आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोर्सेज़, कोर्सेरा और इस तरह की वेबसाइट्स पर मिल जाते हैं, वो ज़रूर कर लें अपनी फील्ड से रेलिवेंट। क्योंकि वो अगर आप उसके सर्टिफिकेट के वो पैसे मांग रहे हैं, ज़रूरत नहीं है उस सर्टिफिकेट के पैसों की। आप उसका अगर रिजल्ट भी शो कर देते हैं, ईमेल भी शो करते हैं, मैंने किया हुआ है, तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हो क्योंकि आपने सीखा है वो कोर्स, तो वो फ़ायदा देगा। तो ऑनलाइन कोर्सेज कर लें। बाकी ये है कि डेडलाइंस देखते रहें। कई जगह पे ओपन पोजीशन होती हैं कि खुद डिफाइन करना होता है प्रोजेक्ट, कई जगह पे प्रोजेक्ट डिफाइन किया होता है, आपने फिट इन होना है। तो जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपना प्रोफाइल, CV वगैरह जो भी सेंड कर रहे हैं वो उसके हिसाब से उसको रीअरेंज कर लें। अच्छा वकार साहब, ये बताएं कि जिस तरह हर चीज़ का सीज़न होता है, गर्म कपड़ों का भी सीज़न है, ठंडे कपड़ों का भी सीज़न है, तो स्कॉलरशिप के कितने सीज़न आते हैं साल में? अगर आप मेरे से पूछे तो मेरे लिए तो 24/7 और 365 डेज है। आप यकीन करें कि जो फेमस स्कॉलरशिप है, जिस तरह आपका रेनफॉल जिसका आपने नाम लिया, इटली का स्कॉलरशिप है, इस तरह जो अब क्योंकि हम साल के शुरू में हैं तो यहाँ पे हम प्लान कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों ने एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी बनाई होगी कि इस साल हमने बाहर लाजमी जाना है, तो वो अपना कैलेंडर सेट कर लें। तो आप बता दें कि जनवरी, फरवरी, मार्च में कौन से हैं 3-3 महीने, या जिस तरह भी आप इसे साल को डिवाइड करना चाहें, बड़े बड़े स्कॉलरशिप्स आप ज़रा बता दें। बिल्कुल, मैं इसके लिए आसान तरीन तरीका ये बताऊँगा। PhD के लिए तो जी ऑल ओवर द ईयर ऑफर होते हैं, प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, आप वेबसाइट्स वगैरह कंट्रीज़ की, यूनिवर्सिटीज़ की वो देख
देखते रहें, ठीक है। जो मास्टर्स के हैं वो आपको पता है वही तरीका कार है, स्प्रिंग और फॉल का सीजन होगा, तो बड़े बड़े स्कॉलरशिप्स मुस्तकिल आते हैं। अभी फॉर एग्जांपल अगर जनवरी में कोई स्कॉलरशिप प्लान कर रहा है तो वो लाजमन फॉल के लिए करेगा। बिल्कुल जी, कुछ केसेस के अंदर फॉल के लिए करेगा और कुछ केसेस के अंदर कुछ में अगले स्प्रिंग के लिए करेगा। हाँ जी, स्प्रिंग के भी आ रहे होते हैं और कुछ के अंदर डेडलाइन इतनी होती है कि वो विद इन अ मंथ फैसला करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो स्प्रिंग अभी जो फरवरी मार्च में उनका स्टार्ट होना है उसी के बीच में कर लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल। हाँ, बड़े स्कॉलरशिप्स का मैं बता देता हूँ, जिस तरह पीएचडी के लिए हम कहते हैं मारी क्यूरी, पीएचडी यूरोप का सबसे टॉप का स्कॉलरशिप है, हाईएस्ट पेड है। इसके नाम पे यही वो फंड है जिससे नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। बिल्कुल, शी इज वन ऑफ द इंस्पायरेशन फॉर मैनी ऑफ अस, द मैम मारी क्यूरी, जिनको 2 नोबेल प्राइज मिले हुए और उनके नाम पर है, और ये पीएचडी के लिए और पोस्ट डॉक के लिए भी है। ये तो नेचुरल साइंस को मिलता है एवरी फील्ड। अच्छा, ये एवरी फील्ड है। ऑब्वियसली आपको प्रोजेक्ट ज़्यादातर नजर आएंगे नेचुरल साइंसेज के, लेकिन सोशल साइंसेज के भी आप उसके अंदर ये देख सकते हैं कि कौन से आप फिट इन होने चाहिए। इसके अलावा मारी क्यूरी का प्रोजेक्ट एक और तरीके से भी अप्लाई होता है कि आप यूरोपियन प्रोफेसर के साथ रब्ता करें, दे कैन अप्लाई बेस्ड ऑन योर आइडिया फॉर अ प्रोजेक्ट फंडिंग, जो कि मारी क्यूरी के अंडर हो। इसके अलावा बड़े स्कॉलरशिप में रासमस है, जिसकी आज का डेडलाइन है मास्टर्स का है। मास्टर्स के लिए वो यूरोप में पढ़ने के लिए। अभी फुल ब्राइट आ जाएगा यूएस का, जो कि आई थिंक मार्च अप्रैल में उसकी डेडलाइन होगी। वो आपसे जीआरई मांगेंगे, तैयारी कर लें, और उसके लिए वो मास्टर और पीएचडी दोनों के लिए होगा। इसके अलावा एचईसी बहुत ज़्यादा अभी स्कॉलरशिप दे रही है पीएचडी के लिए भी। अभी रिसेंटली आई थिंक डेडलाइन आ रही है यूएस की उनकी। फिर इसके अलावा अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पोस्ट किया है, आयरलैंड गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप आया हुआ है, दे आर आस्किंग फॉर द मास्टर्स, और इसके अलावा एक्सचेंज के लिए, पीएचडी के लिए। और इसके अलावा बड़े स्कॉलरशिप्स नेक्स्ट अभी आगे आएगा, यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड। हाँ जी, 2 साइड्स होती हैं उसकी, एक यूनिवर्सिटी होती है और एक एम्बेसी होती है, तो दोनों में से आपकी सब। कोरियन गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप आएगा, वो भी 2 साइड से आएगा। वो आई थिंक अनाउंस हो जाएगा फरवरी के मिड में ही, बल्कि जनवरी के एंड पे हो जाएगा, और उसके अंदर आप यूनिवर्सिटी साइड से और इसके अलावा आप एम्बेसी साइड से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंट्री वाइज अगर आप पूछें तो जस्ट गोइंग ऑन लाइक यूरोप के अंदर मैंने आपको ओवरऑल का बता दिया, हर कंट्री के अलग-अलग भी हैं। यूके का लोग बहुत ज़्यादा है, कॉमनवेल्थ आता है उसका एचईसी टेस्ट लेती है, वो अभी हो गए हैं। कॉमनवेल्थ शेयर्ड है, जिसका यूनिवर्सिटी करती हैं, सिलेक्शन करती हैं और उसके थ्रू आप जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यूके के अंदर डिस्टेंस बेस्ड का भी एक स्कॉलरशिप आता है अंडर द कॉमनवेल्थ, उस पर भी आप जा सकते हैं। कुछ एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी आता है। कॉमनवेल्थ बहुत ज़्यादा दे रहा है इस पर। यूके की अपनी यूनिवर्सिटीज़ भी देती हैं, लेकिन वो टॉप स्टूडेंट्स को देते हैं जिनकी सीजीपीए हाई हो, तो बिकॉज देयर इज़ अ कोर्स और प्रोग्राम। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो पीएचडी का इटली का जो हमने बात की, दिस इज़ वन ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम। ये अभी शुरू हो जाएगा मार्च अप्रैल मई जून में, यूनिवर्सिटीज़ वेरिएबल होंगी और हम जाएंगे नवंबर तक ऑलमोस्ट। इसका फाइल सिस्टम चलता है हमारे ग्रुप पे। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैंने कोरिया का बता दिया, जापान का, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आजकल ऑन है, आप इस पे मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। चाइना की बड़ी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप देखें दीज आर द यूनिवर्सिटीज़ इन टॉप रैंकिंग। इवन एमआईटी एक यूनिवर्सिटी यूएस रैंकिंग्स के अंदर को क्रॉस किया शिंगुआ यूनिवर्सिटी ने। तो यू शुड फोकस ऑन द टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ एज वेल, क्योंकि ये उसी तरह है कि आप अगर यूएस के अंदर पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर या चाइना के अंदर, इट इज़ द सेम थिंग। तो चाइना के चाइनीज़ गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप हैं, यूनिवर्सिटी के अपने भी आते हैं। और मैंने आपको बताया कि लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। मैं इसके ऊपर जितना भी करता रहा हूँ, इट जस्ट घंटों गुफ्तगू हो सकती है। और एंड पे बिल्कुल हम क्योंकि आखिर में आ गए हैं, तो स्कॉलरशिप के वैसे तो आपने सारे आपका इंटरव्यू ही प्रो टिप्स हैं, तो क्या आपकी जो है ना फाइनल वर्ड्स होंगे उन लोगों के लिए जो कि स्कॉलरशिप की ख्वाहिश रखते हैं और झिझकते हैं, या जो भी उनकी है, उनको क्या फाइनल प्रो टिप होगी आपकी? यही टिप होगी कि देखें, अपने आप को फोकस करके, जब हमने स्कॉलरशिप का काम स्टार्ट किया था उस वक्त हमें और रास्ता में जॉब्स बहुत कम थी पाकिस्तान में। ई कॉमर्स का तो अभी बूम आना शुरू हुआ है, तो वी वर फोकसिंग कि हम पाकिस्तान अपने आप पे फोकस करें, या आपकी लाइफ है। ये ना समझें, मायूसी को बिल्कुल ना देखें। हम यहीं बैठे हैं आपके साथ, हम हर एक को जानते हैं कि मुझे नहीं पता किस गांव के अंदर बैठा हुआ, ये वाक़या असली है, किसी गांव में बैठा हुआ बच्चा है, वो ख़ुदकुशी करने जाया था और उसका फोकस सिर्फ ये स्कॉलरशिप्स थे और वी फोकसिंग ऑन दैट के। तो ये आपके लिए भी उम्मीद की एक राह है, इस पर फोकस करें, अपने आप को डेवलप करें एज अ ह्यूमन बीइंग,
और हम यहाँ मदद के लिए बैठे हैं, आप हमारे से मदद लें और अप्लाई करते रहें इस बाहर जाने के लिए, क्योंकि बाहर आप जाएंगे आपको एक्सपोजर होगा, आपको नज़र आएगा कि दुनिया कैसी चल रही है, आप खुद भी करेंगे और लोगों को पीछे फ़ायदा देंगे। और इसके अलावा अप्लाई करने के लिए एक और भी टिप मैं आपको बता दूँ, जिसे आप असाइनमेंट्स दोस्तों की कॉपी करके करते हैं, उसी तरह आप अप्लाई करने के लिए दोस्तों को भी अप्लाई करवाया करें। आप 6-7 बच्चों का अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन उससे बेहतर बन जाएगी। तो वो इकट्ठे मिलकर अप्लाई करें, दूसरों की हेल्प करें। हमारा भी यही फोकस है कि हम एक दूसरे की मदद करें, और आई एम श्योर कि वंस यू विल हेल्प यू विल बी हेल्प्ड एज वेल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वकार बेग, बहुत ही सेर हासिल गुफ्तगू हुई। और मैंने डॉक्टर वकार की जो बातों से जो सीखा पर्सनली स्कॉलरशिप के हवाले से, वो ये है कि आपने सबसे पहले आपके दिल में ख्वाहिश बेदार होनी चाहिए, फिर नंबर 2 आप उस ख्वाहिश के लिए कोशिश करनी चाहिए, और नंबर 3 उस कोशिश को जब आप कोशिश करेंगे तो जिस तरह पोलो कोलो ने कहा था कि व्हेन यू रियली वांट टू डू समथिंग द होल यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स फॉर इट, तो फिर स्कॉलरशिप नेटवर्क वाले ABC जो भी हैं दे ऑल विल कॉन्स्पायर इन फेवर ऑफ यू। तो यही आज का पैगाम है, हमें सुनते रहिए और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई स्पेसिफ़िक सवालात हैं तो वो भी हमें हमारे फेसबुक पेज पे आप बताएं, और जहाँ जहाँ भी जिस मीडियम पर आप इसको सुन रहे हैं उस मीडियम का जो फ़ीडबैक का मैकेनिज़्म है उसको फॉलो करें और हमें बताएं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो डॉक्टर वकार बेग हैं इनको कुछ महीने 2 महीने बाद दोबारा पकड़ लें और एक ऐसा प्रोग्राम कर लें जो स्पेसिफ़िक सिर्फ आपके सवालात पर मबनी हो। तो ये उस वक्त ही मुमकिन होगा जब आप सवालात हम तक पहुंचाएंगे, प्रोग्राम का फ़ीडबैक के ज़रिए अपने सवालात हम तक पहुंचाएं। हम कोशिश करेंगे कि वो सवाल जो है उन तक पहुंचाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम मंजिल का हमारा फॉर्मेट ही ये है कि जो जिस मंजिल पे पहुंच चुका है वो मुसाफिरों को, जो पीछे आने वाले हैं, उनको रास्ता बताए। तो आज हम इसको, मेरा ख़्याल है कि आज हमने बाकायदा एक इसका हक़ अदा किया अपने प्रोग्राम के नाम का। और अपना फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सुनते रहें FM 92.6। मैं अली अशरफ आपसे इजाज़त चाहता हूँ।